हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जी के 03। दोस्तों आइए आज शुरू करते हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो जनरल हिंदी का क्वेश्चन जो पूछा जाता है। लगभग 15 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं हर साल। तो आइए इस पोर्शन को ज़रा सा हम देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। कह रहा है, पहले देखिए इस जनरल हिंदी में पहले हमको देता है पढ़ने के लिए एक गद्यांश, ठीक है। उस गद्यांश को पढ़ने के उपरांत हमको कुछ क्वेश्चन का आंसर करना होता है, ठीक है। तो पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं आराम से। कह रहा है कि इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती। पहली बात कि आपको सबसे पहले इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक हर एक वाक्य को आपको दिमाग में जहन में बिठा कर रखना होगा। क्या कह रहा है, इतिहास साक्षी है उन व्यक्तियों की कीर्ति अक्षय है जिन्होंने केवल धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया, ठीक है, वरन ऐसे कार्य भी किए जिनसे मानव कल्याण, ठीक है, हुआ। जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा है उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही है, ठीक है। चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। कह रहा है कि पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और उसके कल्याण के क्षेत्र में योगदान दिया, ठीक है। अगला लाइन है, जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता। तो दोस्तों हमने तो इसको ऐसे ही पढ़ दिया, लेकिन आपको पढ़ना है तो उसको बिल्कुल डीपली और अच्छे से शांत दिमाग होके कोई भी गद्यांश पढ़े तो उसको शांत दिमाग होके फिर उसको पढ़ना शुरू करें और हर एक वर्ड का मतलब समझें, ठीक है। हमको सिर्फ इसी गद्यांश के हिसाब से इसको पढ़ के हमको इसके जो क्वेश्चंस दिए गए होते हैं उसको आंसर करना होता है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने आंसर देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। पहला इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी सदैव पूजा नहीं होती, ठीक है। कह रहा है किसकी सदैव पूजा नहीं होती। देखिए हमारा पहले लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा। कह रहा है कि इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यानी धन की पूजा। किसकी पूजा? धन की पूजा सदैव नहीं होती। पहले का हमको आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि उनकी कीर्ति अक्षय है जिन्होंने, ठीक है, इसके ऑप्शन से धनोपार्जन किया, ग्रंथ पढ़े, मानव समाज का कल्याण किया, डी अनेक चुनाव जीते। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि उनकी कीर्ति अक्षय है। तो यहाँ हमने कहाँ पढ़ा, कह रहा है कि यहाँ देखिए उन व्यक्तियों की कीर्ति अक्षय है जिन्होंने केवल धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया वरन ऐसे कार्य भी किए जिनसे मानव कल्याण, क्या, जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ, ठीक ना। यानी उनकी कीर्ति अक्षय है जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया। तो ऑप्शन जाएगा 3, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही जिन्होंने ऑप्शन ए धन बटोरा, बी कल्याण किया, डी बड़े बड़े पद प्राप्त किए, डी अनेक युद्ध जीते, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप बताइए जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। तो पहले हम फिर पैसेज को, अगर आप पहले से पैसेज को अच्छे से पढ़े हैं और दिमाग में उसको बैठा कर रखे हैं तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आप उसका आंसर कर जाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही जिन्होंने क्या किया। देखिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे है, ठीक ना, जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा है उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही है। तो क्या यहाँ पर आंसर होगा, केवल धन बटोरना, ठीक है। क्या था ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही जिन्होंने क्या किया, धन बटोरा, क्या किया, धन बटोरा। तो यह जगह इसका आंसर ऑप्शन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने, ठीक है, ऑप्शन खूब दान दिया, विद्वानों का सम्मान किया, सी मानव समाज की भलाई की, डी श्रेष्ठ साहित्य की रचना की। तो इसका फिर एक बार देख लेते हैं। क्या कहा था, पूजा उन्हीं की गई है, ठीक है, पूजा उन्हीं की गई है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है आपके सामने है कि पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और कल्याण के क्षेत्र में योगदान दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी पूजा उन्हीं की गई क्या हो, मानव समाज की भलाई की, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
कि मानव समाज की उपासना नहीं करता है, समाज उसकी उपासना नहीं करता है जो क्या करता है। यहाँ पे लिखा है कि मानव समाज मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता है, ठीक ना। यहाँ पे लिखा है, अंतिम जो लाइन है, कह रहा है कि मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, कह रहा है कि मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी, स्वार्थ की उपासना नहीं करता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने जाना है कि जितना क्वेश्चन हमने किया ये सभी क्वेश्चन किस पे थे, उसी पैसेज पे, उसी गद्यांश पर आधारित थे, जो हमने अगर उसको अच्छे से अगर पहले हमने पढ़ लिया तो हम डायरेक्टली ये सारे क्वेश्चन को पढ़ के उसका हम आंसर कर जाएंगे। कोई इसमें वो कठिनाई की बात नहीं है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन है। क्या कह रहा है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन है। ऑप्शन है ए कपाट, किवाड़, कूप, कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपने अगर हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। अगर आपने हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। कह रहा है कि निम्न में तद्भव शब्द कौन है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कूप, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, एक सेकेंड दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन तद्भव शब्द है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी, यानी किवाड़। तद्भव कह रहा है, ठीक ना, तत्सम नहीं कह रहा है। दो शब्द होते हैं, एक होता है तत्सम, ठीक है, और दूसरा होता है तद्भव, ठीक है। तो पहचानना होगा कि तद्भव कौन है और तत्सम कौन है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन तद्भव शब्द है। हमने जो पहले वो लगाया था कूप, वो एक तत्सम शब्द है, हमने ये मिस्टेक्स लगा दिया था। लेकिन पूछ रहा है कि तद्भव शब्द कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन किवाड़। देखिए तद्भव और तत्सम क्या होते हैं। जो तत्सम शब्द होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट वो किस संस्कृत से मेल खाते हैं, ठीक है। यानी जो भी पहले के संस्कृत शब्द थे ना, उनको हम जब हिंदी में कभी कभी प्रयोग करने लगे, उसके बिना किसी रूप और के मतलब बदलाव के, ठीक ना, तो उसको हम तत्सम शब्द बोलने लगे, ठीक है। और जब उन्हीं शब्द का हम थोड़ा बहुत उच्चारण में चेंजिंग करके बोलने लगे या फिर उसको लिखने लगे, ठीक है, तो उनका कुछ रूप बिगड़ गया पहले से, ठीक है। तो उन्हीं बिगड़े रूप को हम लगे तद्भव कहने, ठीक है। तो यहाँ पे कपाट एक तत्सम शब्द है, कुप भी तत्सम है, लेकिन जो किवाड़ है, किवाड़ क्या है, किवाड़ हम अपने मन से बना दिए हैं, ठीक ना। कोई किवाड़ थोड़ा ना होता, कहीं किवाड़ थोड़ा लिखा होता, हम किवाड़ को अपने बोलचाल के हिसाब से बना दिए हैं, ठीक है। कपाट से बना है किवाड़, ठीक ना। कपाट क्या होता है, कपाट में होता है दरवाज़ा, कपाट में क्या होता है, दरवाज़ा होता है। कपाट मतलब क्या होता है, तो दरवाज़ा होता है। तो उसी कपाट से बना है किवाड़, यानी जो कपाट पहले तत्सम था, हम लोग इसको बोलचाल में और अपने उच्चारण में बोलने के तरीके में बदलाव करके इसको हम क्या बना दिए, तो इसको हम किवाड़ बना दिए। तो जाहिर सी बात है ये तत्सम हो जाएगा और ये तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, किवाड़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वनाम शब्द, कह रहा है कि सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है। सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसी बात है, ठीक है। हम संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि सर्वनाम का परिभाषा क्या होता है, तो ये होता है, ठीक है, संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। तो इसकी परिभाषा में इसका आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में वायु का पर्यायवाची कौन है। क्या कह रहा है, वायु का पर्यायवाची। ऑप्शन है समीर, अनिल, अनल, सी अंबर, डी बादल। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समीर, ठीक है। वायु का पर्यायवाची क्या होता है, जानते हैं कि वायु का पर्यायवाची वायु, हवा, ठीक है, पवन, समीर, ये सब क्या होते हैं, ये पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो पर्यायवाची मतलब उसी के समानार्थी शब्द होंगे, ठीक ना, मतलब वो शब्द जो अगले आएंगे ना, लिखावट में तो अलग होंगे लेकिन उनका भाव क्या होगा, सेम होगा, उसका अर्थ क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, पर्यायवाची होंगे, ठीक है। यानी
एक ही अर्थ के कई शब्द हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है आँख का तारा होना। आँख का तारा होना, ये एक मुहावरा है जिसको बताना है। आँख का तारा होना का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है ए प्यारा होना, बी दोषी होना, सी प्रशंसा होना करना, डी नेत्र दोष होना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आँख का प्यारा होना मतलब क्या होता है? आँख का तारा होना का मतलब क्या होता है? अधिक प्यारा होना। क्या होता है? अधिक प्यारा होना। ये कहता है कि आप तो मेरे आँख के तारे हो गए हैं, यानी अधिक प्यारा होना। ठीक ना, किसी की नज़रों में काफ़ी अच्छा हो जाना, अधिक प्यारा लगना। ठीक है, तो आँख का तारा होना मतलब अधिक प्यारा होना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्यारा होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। क्या है? यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताना है कि ये किस सेंटेंस से यानी किस काल से ये संबंधित है। ये जो वाक्य है यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये किस वाक्य से है? तो इसका ऑप्शन है ए अपूर्ण भूतकाल से, बी संदिग्ध भूतकाल से, सी हेतु हेतुमत भूतकाल से, डी आसन्न भूतकाल से। तो बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें कह रहा है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि वर्षा हो भी रही है और फसल अच्छी भी हो रही है या फिर अच्छी हुई भी है, ऐसे कुछ नहीं है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आशा कर रहे हैं, एक उम्मीद कर रहे हैं। ठीक ना, उम्मीद हम कर रहे हैं कि यदि वर्षा होती तो क्या होता? फसल अच्छी होती। ठीक है, तो ये भूतकाल में तो है, हम भूतकाल में सोच रहे हैं यदि वर्षा होती तो क्या होता? फसल अच्छी होती। भूतकाल में है लेकिन वो कोई चीज़ हुआ नहीं, परफेक्ट नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसको मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं कि नहीं होता है कि काश ऐसा कुछ होता तो ऐसा होता। ठीक है, तो उसको इस तरीके से उसमें इसमें हम देखते हैं, ऑप्शन सी में देखते हैं। ठीक है, यानी हेतु हेतु मत भूतकाल का ये क्या है? वाक्य है। ठीक ना, जो यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये किसका है? तो हेतु हेतु मत भूतकाल का ये वाक्य है। अगर इससे पूछ सकते हैं कि यदि हम समय पे पहुँचे होते तो ट्रेन नहीं छूटी होती। तो ये सभी किसके हैं? ये सभी हेतु हेतु मत भूतकाल के वाक्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लड़के नदी में तैर रहे हैं। ठीक है, लड़के नदी में तैर रहे हैं। तो ये बताना है कि किस टेंस का, किस काल का वाक्य है। तो इसका ऑप्शन है ए सामान्य वर्तमान काल का, बी अपूर्ण वर्तमान काल का, सी संदिग्ध वर्तमान काल का, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें जाहिर सी बात है कि लड़के नदी में तैर रहे हैं, यानी वो तैरने का काम अभी कर ही रहे हैं, वो काम उनका चल रहा है, यानी क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक ना, यानी वो जो वर्तमान काल है वो पूर्ण नहीं हुआ है, यानी अपूर्ण है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल, लड़के नदी में तैर रहे हैं। ठीक है, यानी वर्तमान काल में हैं और लगातार चल रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न कौन है? बताना है। ऑप्शन में अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न कौन है? ऑप्शन है ए पथ, बी डगर, सी राह, डी धरा। तो बताना है इसका आंसर क्या होगा। मैंने इन चारों में से कोई तीन सेम होगा और एक डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इनमें से बताइए, आप मिलाइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले देखिए ऑप्शन देखते हैं। तो पथ, पथ मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। आप जानते हैं कि पथ मतलब क्या होता है? रास्ता होता है, तो पथ। ठीक है, डगर मतलब भी क्या होता है? रास्ता ही होता है। राह मतलब भी क्या होता है? रास्ता ही होता है। ठीक है, लेकिन जो धारा है, धारा का मतलब होता है पृथ्वी। धारा का मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है। ठीक है, हम समझ गए। यानी ये तीन ए बी सी वो तीन सेम है और एक इसमें जो भिन्न है वो कौन है? ऑप्शन डी यानी धारा। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी धारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है दर्शनीय में प्रत्यय है। दर्शनीय में प्रत्यय है, अब बताना है कौन प्रत्यय है दर्शनीय में। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? दर्शनीय में ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा कि ई प्रत्यय। ठीक है, दर्शनीय, दर्शनीय। ठीक ना, दर्शनीय जो लिखा है ऐसे, ठीक है, इसमें प्रत्यय दिखाना होता है। प्रत्यय वो होता है जो शब्द के, ठीक है, या फिर धातु के अंत में लगकर उस शब्द का एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं, जो बाद में लगता है शब्द के। ठीक है, तो इसको अब तोड़े हम अगर दर्शनीय को, तो क्या होगा? दर्शन, दर्शन धन ईय। क्या होगा? दर्शन धन ईय, तभी तो होगा दर्शनीय, तभी तो होगा।
दर्शनीय, ठीक है। तो यानी ई जो लगा है ना, इस दर्शन शब्द के बाद में लगकर, ठीक है, इस दर्शन का एक अर्थ, एक अलग अर्थ, विशेष अर्थ प्रकट किया है यहाँ पे, दर्शनीय ला दिया है, ठीक ना। दर्शन मतलब क्या होता है, अन्य दर्शन मतलब किसी का दर्शन होना, किसी से मुलाकात होना, ठीक नहीं होता है। लेकिन दर्शनीय मतलब क्या होता है, यानी कोई भी चीज़ दर्शनीय, माने कोई भी चीज़ मुलाकात लायक है, मिलने लायक है, देखने लायक है, दर्शनीय है, ठीक ना, ये इसका मतलब है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है पुनः धन जन्म, बी पुनर्धन जन्म, सी पुनर्धन आजन्म, डी पुनर्धन जन्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी जो पुनर्जन्म होता है, जो जन्म, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, पुनर्जन्म, जन्म। तो इसका संधि विच्छेद होता है, पता है क्या, पुनः धन जन्म, ठीक है, इसका ये होता है। तो आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, और अपने तरीके से और बहुत सारे करके लगभग 10, 20, 15 आप इसमें याद कर लेंगे। कुछ संधि विच्छेद, कुछ प्रत्यय, कुछ उपसर्ग, कुछ विपरीतार्थक, कुछ पर्यायवाची, ठीक है, ऐसे शब्दों को आप याद कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कीर्ति का विलोम क्या है, कीर्ति का विलोम क्या है। इसका ऑप्शंस है अपकीर्ति, उपकीर्ति, सॉरी अकीर्ति, उपकीर्ति, अपकीर्ति, उपकीर्ति। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि अपकीर्ति का विलोम होता है अपकीर्ति। क्या होता है, अपकीर्ति। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं हम 2020 का जो बीएड एंट्रेंस टेस्ट में जो पूछा गया था जनरल हिंदी का क्वेश्चन 2020 में, उसको अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है कि दारा का अर्थ क्या है, दारा का अर्थ क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है दारा का अर्थ क्या है। इसके ऑप्शंस हैं ए बहन, बी माता, सी पत्नी, डी पुत्री। तो इसका आंसर क्या होगा, दारा का अर्थ क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा पत्नी। दारा का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पत्नी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन है, इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, ठीक है, यानी ड और ढ है, ठीक है। मूर्धन्य व्यंजन कौन है, तो ऑप्शन सी है, ड और ढ है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें कौन सा तद्भव शब्द है, इनमें कौन सा तद्भव, फिर आ गया तद्भव ना, तद्भव शब्द है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है कि तद्भव कभी भी संस्कृत जैसा शब्द नहीं होगा, उससे थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए अक्सर हम देखते हैं कि चतुर्दश, ये क्या होता है, ये संस्कृत के जैसा लग रहा है ना, इस वही शब्द है, ये संस्कृत शब्द है, ठीक है। इसको हम तत्सम बोल सकते हैं, ये तत्सम है। चतुर्थ भी क्या है, ये भी तत्सम है, ठीक है। चतुर्थी भी क्या है, ये भी तत्सम है, लेकिन थोड़ा बहुत उससे डिफरेंट हो गया। हम अपने लैंग्वेज में पहले से बदलाव करके और क्या उसको 14 बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड देखिए, यहाँ पे दो शब्द यहाँ पे है, चतुर्दश, ठीक है, और 14, ठीक है। चतुर्दश और 14 दोनों का मतलब एक ही हुआ। चतुर्दश संस्कृत या फिर तत्सम में 14 होता है, और इसको हम अपने हिसाब से इसको हम 14 बना दिए हैं, यानी हिंदी में, ठीक है। हिंदी में यानी संस्कृत का तो बिगड़ा हुआ रूप है, उससे उच्चारण में जो परिवर्तन हुआ है वो क्या बना है, 14 बन गया है, ठीक है। तो 14 क्या है, तद्भव है, और चतुर्दशा क्या है, तत्सम है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि तद्भव शब्द कौन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द को चुनें। तो अब देखिए यहाँ पे आ गया तत्सम शब्द चुनना है हमको। तो ऑप्शन है ए हंसी, बी कपूर, सी आम, डी ओज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि हंसी तो कोई संस्कृत शब्द है नहीं, ठीक ना। तो तत्सम है नहीं कोई हंसी, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि
हंसी भी तद्भव है, कपूर भी तद्भव है। हाँ, कपूर का जो तत्सम होता है वो कर्पूर होता है। कर्पूर क्या होता है? ये तत्सम है। किसका तत्सम है? तो कपूर का तत्सम है। और कर्पूर का तत्सम तद्भव क्या हो जाएगा? तो कपूर हो जाएगा। ठीक है, कर्पूर तत्सम है और इसका तद्भव कपूर। ठीक है। आम भी देखा जाए तो आम भी क्या है? एक तद्भव शब्द है, जबकि उसका तत्सम क्या हो जाता है? जबकि आम का तत्सम क्या होता है? आम का तत्सम होता है आम्र। क्या होता है? आम्र। ठीक है। तो देखिए, जब यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं ऊपर के लाइन से, ये तीनों क्या हैं? तद्भव है। तो लास्ट वाला एक बच गया, ये क्या होगा? ये ही तत्सम होगा। ओज, ओज क्या है? तत्सम शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक है, तो इसका ऑप्शंस है ए स्वर, बी व्यंजन, सी वर्ण, डी शब्द। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि वह मूल ध्वनि, ठीक है, जिसका हम और अधिक खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। क्या होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, क्या होती है? वर्ण होती है। ऑप्शन सी है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है, वर्ण मतलब जिसको लेटर कहते हैं हम। जैसे कुछ भी चीज़ हम बोलते हैं तो सबसे छोटा होता है वही तो लेटर होता है। लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है सेंटेंस, सेंटेंस से बनता है पूरा एक पैसेज। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताना इसको। इसका ऑप्शन है ए 11, बी 16, सी 13, डी 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारे। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि रामचरितमानस की रचना किस शैली में की गई है? रामचरितमानस की जो रचना है ना, किस शैली में की गई है? पहली बात आपको जानना पड़ेगा एक जीके के हिसाब से कि रामचरितमानस जो ग्रंथ है किसने लिखा है। तो लिखे हैं कौन? वो लिखे हैं महर्षि, महर्षि कौन लिखा है वो? तो महर्षि तुलसीदास, कौन लिखा है? तो महर्षि तुलसीदास। ठीक है, कोई पूछ सकता है, कहीं क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस लिखी गई है अवधी भाषा में। किसमें? अवधी, अवधी भाषा में ये लिखी गई है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने ऑप्शंस पे। ऑप्शंस के कह रहा है कि ऑप्शन कह रहा है दोहा चौपाई शैली, बी कह रहा है बैरवे शैली, सी कह रहा है भस्नवी शैली, और डी कह रहा है ए बी सी तीनों। ठीक है, तो बताना है कि जो रामचरितमानस है कि वो जो उसकी जो लिखा गया है वो किस शैली में लिखा गया है, उसके लिखने का स्टाइल क्या है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, दोहा चौपाई शैली। क्या बोलते हैं उसको? दोहा चौपाई शैली। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? दोहा चौपाई शैली। ठीक है ना, तो इसके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से महाप्राण चुने। क्या चुने? महाप्राण। जो होते हैं महाप्राण शब्द कहने का मतलब महाप्राण होते हैं जिसे वर्ण में हम पहचानते हैं। महाप्राण वर्ण, अल्पप्राण वर्ण, ठीक ना, घोष, अघोष। ठीक है, तो बताना है कि इनमें से महाप्राण ध्वनि, ठीक है, या फिर महाप्राण वर्ण कौन है? तो बताना है आपका आंसर। ऑप्शन है क, ख, ग या फिर ब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाप्राण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ख। ठीक है, यानी कहने के महाप्राण ध्वनि वे होते हैं, ठीक है, जिनके उच्चारण में हमारे मुंह से ह कार की अधिक मात्रा निकलती है। ह कार की ना अधिक मात्रा निकलती है। जैसे हम बोलते हैं ख, क्या बोलते हैं? ख। तो उच्चारण में क्या होता है? हमारे मुंह से ख यानी ह कार की मात्रा ज़्यादा निकल रही है। ठीक ना, तो ये अगर ह कार की मात्रा ज़्यादा निकलती है ना किसी वर्ण के उच्चारण में, किसी ध्वनि के उच्चारण में, तो उसको हम बोल देते हैं कि जो वर्ण होता है, वो ध्वनि होती है, वो क्या होती है? वो महाप्राण होता है, महाप्राण होता है। ठीक है, अगर यही ह कार की ध्वनि ना निकले, जैसे क है, च है, चाहे छ है,
छ नहीं है, मतलब ज है, ठीक है, या फिर ट है, तो ये सभी क्या है, ये सभी अल्प प्राण होते हैं। जैसे क हो गया, ट हो गया, च हो गया, ये सभी क्या होंगे, ये सभी अल्प प्राण होते हैं। तो एक मैं बात बता दूं कि कौन कौन ऐसे जो हैं ध्वनि अल्प प्राण होते हैं, कौन महाप्राण होते हैं। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे क, ख, ग, घ और अंग, ठीक है। तो इनमें देखिए ये कितने हैं ध्वनि, 5 है यहाँ पे, दिख रहा है। वैसे यहाँ पे च, छ, ज, झ, य, ठीक है। तो हमको इनमें से पहचानना है कि कौन महाप्राण ध्वनि है और कौन अल्प प्राण ध्वनि है, ठीक है। तो यार इसको हम गिनती करें तो यहाँ पे ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। तो हमको महाप्राण करना है, चुनना है, क्या करना है, महाप्राण चुनना है। तो हम देखिए ध्यान से, ये 2 जो दूसरी वाली लाइन है, ये वाली और ये चौथी वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये दूसरी लाइन और ये चौथी लाइन, ठीक है, ये इन्हीं को बोलते हैं महाप्राण। क्योंकि इस दूसरी लाइन में सभी जितने भी आएंगे ध्वनि, उनमें ह कार का उच्चारण जरूर होगा, दूसरी वाली में और चौथी वाली में, ठीक है। तो हम इसको एक तरह से ट्रिक से याद रख सकते हैं कि 2 और 4, ठीक है, यानी 24। यानी अगर हम यहाँ पे क ख ग घ अंग तक देखते हैं तो ख और घ यानी दूसरा और चौथा, ख दूसरे पे आता है और घ चौथे पे आता है। ऐसे ही कहाँ तक, पहले होगा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यानी ये 5 जो होगा व्यंजन वर्ण का जो वर्ग है, इनमें दूसरी और चौथी लाइन महाप्राण होती है। और पहली, जैसे यहाँ बता दूँ, जैसे यहाँ पे क है, ख है, ग है, घ है और अंग है, ठीक है। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ठीक है। तो ये पहली, मतलब ये पहले हो गई लाइन, ये दूसरी हो गई लाइन, ये तीसरी हो गई लाइन, ये चौथी हो गई और ये पांचवी हो गई, ठीक है। तो ये पहली, तीसरी और पांचवी, ठीक है, ये पहली, ये तीसरी और ये पांचवी, यानी कहने का मतलब 1 3 5। तो 1 3 5 ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। यानी ये क, यानी पहली लाइन में और तीसरी लाइन में और पांचवी लाइन में जितने भी आएंगे, ऊपर से लेके कवर्ग से लेके पवर्ग तक जितने भी आएंगे ध्वनियाँ, वो सब क्या होंगे, अल्प प्राण में होंगे। और दूसरी लाइन में और चौथी लाइन में जितने भी ऊपर से लेकर नीचे तक, कवर्ग से लेकर पवर्ग तक जितने भी आएंगे ध्वनियाँ, वो किस में होंगे, वो महाप्राण में होंगे। तो जाहिर सी बात है कि देखिए यहाँ पे क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन ए है क। तो क क्या है, ये लाइन 1 में आ रहा है ना, देखिए सुनिए ध्यान से, लाइन 1, लाइन 3 और लाइन 5, इसमें जितने भी आएंगे वो क्या होंगे, वो अल्प प्राण होंगे। तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन ए जो क है ये नहीं होगा। चलते हैं ख, ये दूसरी लाइन में आता है। जानते हैं कि दूसरी और चौथी लाइन में जितने भी आते हैं ध्वनियाँ, वो क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो ऑप्शन ख आंसर हो जाएगा, यही क्या है, इसका आंसर है, महाप्राण है। देखते हैं ग, ठीक है। तो देखिए ग कहाँ आ रहा है, 1 3 5, ठीक है। तो तीसरी लाइन में ग आता है ना, क ख ग आ रहा है ना तीसरे नंबर पे, तो तीसरी लाइन में आता है ग, ठीक है। तो इसलिए ग क्या होगा, आपको मैं बता दूं कि 1 3 5 क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। और 2 4 क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। दूसरी और चौथी लाइन महाप्राण और पहली, तीसरी, पांचवी लाइन अल्पप्राण। तो जो ग आता है वो तीसरी लाइन में आता है, इसलिए क्या होगा, अल्पप्राण हो जाएगा। फिर ब, प फ ब भी क्या आता है, तीसरी लाइन में आता है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा। महाप्राण कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर जो बी है, ख, वो हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप समझ गए होंगे आई थिंक। हमारा अगला क्वेश्चन है मित्रों, दिए गए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह चुने, ठीक है। ये जिसे लिखा गया है कि आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है, ठीक है। नहीं कहते यार, हम कुछ चीज़ देख के नहीं आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है, वाह कितना मस्त यहाँ पे जगह है, वाह क्या अच्छी बोलती हैं, ऐसे नहीं होता है। तो हम मतलब आश्चर्य हो जाते हैं, जैसे आहा यहाँ पे ये क्या हो गया, मतलब नहीं होता है कि आश्चर्यचकित हम हो जाते हैं। तो उस स्थिति में हम जैसे कोई भी शब्द लिखते हैं तो उस शब्द के
शब्द नहीं मतलब कोई वाक्य लिखते हैं तो उस वाक्य के अंत में कौन सा हम चिन्ह लगाते हैं तो बताना है। वहाँ पे हम जैसे यहाँ पे यही लिखा है वाक्य आहा कितना सुंदर पुष्प है, तो यहाँ पे हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे सिर्फ बिंदु या फिर फुल स्टॉप या फिर ये वाला जो हम अभी बनाए हैं ये वाला हिस्सा, ठीक है, यानी एक लाइन करके और नीचे बिंदी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन होता है और उसके नीचे क्या होती है, एक बिंदी होती है, ठीक है। तो ये हमको बताती है कि कोई चीज़ क्या है, आश्चर्यचकित है ना, वो हम उसको समझ पाते हैं। वो जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, आश्चर्य हमको पैदा करता है एक तरह से, ठीक है। तो आहा कितना सुंदर पुष्प है, इसके जो यहाँ पे चिन्ह होगा ना, उचित चिन्ह, वो क्या होगा, ये ऑप्शन सी वाला होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें अल्प विराम चिन्ह को पहचाने, यानी अल्प विराम जैसे उसको क्या बोलते हैं, कॉमा बोलते हैं, सब कोई जानता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अल्प विराम क्या होता है, बोलते हैं कॉमा को, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग में बता दो पहले कि उपसर्ग क्या होते हैं, कुछ ऐसे छोटे वर्ड होते हैं, ठीक ना, जो क्या होते हैं, ठीक ना, ये शब्दों के पहले, ठीक है, लगकर उस शब्द का एक विशेष अर्थ, ठीक ना, देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग है। इसका ऑप्शंस है, ए दर्शक, बी पराजय, सी लालिमा और डी कारीगर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, पराजय। यानी पराजय में क्या है, परा उपसर्ग छिपा है, ठीक है। अगर हम पराजय का करते हैं संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा, परा धन जय, ठीक है। तो परा क्या है, जो परा यहाँ पे शब्द है यही क्या है, ये जय के पहले लगा है ना, पहले लगा है उपसर्ग के रूप में, और इसलिए ये जय से अब क्या हो गया, पराजय हो गया, ठीक है। तो शब्द के पहले लगकर जो कोई शब्द एक नया अर्थ या फिर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप चुनें। तो इसमें बताना है कि इस वाक्य का जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा गया है उसका शुद्ध रूप क्या है। तो इसका ऑप्शंस आपके सामने है। ए कह रहा है कि अपना काम स्वयं करो, बी कह रहा है अपने से अपना काम करो, सी कह रहा है स्वयं से काम करो, डी कह रहा है हाथ से अपना काम करो। तो सबसे इसमें अप्रोप्रिएट सबसे शुद्ध वाक्य कौन है, अब बताना है आपको। तो जाहिर सी बात आपके सामने दिख रहा है ऑप्शन ए में, ठीक है, कि अपना काम स्वयं करो, ठीक है। जो ये ऊपर लिखा गया है क्वेश्चन, अपने हाथ से स्वयं काम करो, तो इसका अप्रोप्रिएट जो शुद्ध वर्ड होगा, शुद्ध सेंटेंस होगा, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अपना काम स्वयं करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या है, ठीक ना, बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होता है, ठीक है। तो चिड़िया का बहुवचन क्या होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, चिड़ियाँ, क्या हो जाएगा, चिड़ियाँ। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बताया मैंने पहले अभी कि उपसर्ग क्या होते हैं, वो शब्द के पहले लग जाते हैं और उस शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, सम, ठीक ना। संस्कार में क्या लगा है, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, न ही संस्कार, न ही सन और न ही संस्कार, ठीक है। आंसर क्या होगा, सम का प्रयोग हुआ है किसमें, संस्कार शब्द में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, यार निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। आ उपसर्ग नहीं है, यानी हमको बताना है ऐसा शब्द जिसमें पहले कोई आ नहीं लगा हो, ठीक है ना, पहले आ उपसर्ग नहीं हो, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन हमारा है आजन्म, बी है आगमन, सी है आकर्षक, डी है आदरणीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए, आप जानते हो इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आजन्म, ठीक ना, यानी आ धन जन्म, ठीक ना, यानी आ उपसर्ग इसमें है, ठीक है। ऑप्शन बी में चलते हैं। ऑप्शन बी कहता है कि आगमन, तो आ धन गमन, इसमें भी
उपसर्ग है आ, ठीक है। चलते हैं अगले पे। तो अगला कहता है आधनकर्षक, ठीक ना। तो इसमें भी क्या है, उपसर्ग है, लेकिन आदरणीय, जो आदरणीय है इसमें कोई उपसर्ग आ नहीं है। आदरणीय एक एक ही वर्ड है, ठीक ना, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है, आदरणीय। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आदरणीय। तो दोस्तों आई होप आप इस सभी क्वेश्चन को 2021 और 20 का आप लोग कर जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपका काफ़ी अच्छा लेवल हिंदी, जनरल हिंदी में तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।